अस्सलाम वालेकुम। उर्दू माध्यम के मराठी अंतर भारतीय संयुक्त के व्याकरण में आज हम समास के बारे में समझने वाले हैं। समास शब्दांच्या एकीकरणाला समास म्हणतात। अल्फाजों को एक करने के तरीके को, जोड़ने के तरीके को समास कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो तीन शब्दों को मिलाकर एक जोड़ शब्द तैयार किया जाता है। इसमें होता यह है कि दो तीन शब्दों को जो अलग अलग होते हैं उनको मिलाकर एक जोड़ शब्द तैयार किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, आप क्या उदाहरण दिख रहा है, आप यहाँ पर है भाऊ आणि बहीण, आई आणि वडील, सुख किंवा दुख। यहाँ पे तीन तीन शब्द दिए हुए हैं और ये विग्रह माना जाता है। इसको विग्रह कहा जाता है। विग्रह, और ये तीन शब्दों को मिला के एक शब्द बनाया गया, ये हो गया सामासिक शब्द। यानी कि अलग अलग जो शब्द होते हैं, जो विग्रह होता है, उसको एक शब्द बनाने की क्रिया को सामासिक शब्द कहते हैं। इसी सामासिक शब्द को फिर से अलग अलग करने के तरीके को विग्रह कहा जाता है। और इसी सामासिक शब्द को, ये सामासिक शब्द इतने सारे यहाँ पर, इनको फिर से अलग अलग करने को मराठी में बोलते हैं फोड़ करने, अलग अलग करना, फिर से दोबारा उसको अलग अलग करने के तरीके को विग्रह कहा जाता है। तो आइए हम पहले यहाँ पे इन शब्दों को पढ़ लेंगे। आपको एक बात ध्यान रखना है, किसी सामासिक शब्द का समास क्या है ये पहचानने के लिए आपको उसका विग्रह मालूम होना ज़रूरी है। तो पहले आप पढ़िए इस तरह से, भाऊ आणि बहीण, भाऊ बहीण, भाऊ आणि बहीण, भाऊ बहीण, आई आणि वडील, आई वडील, सुख किंवा दुःख, सुख दुःख, खरे किंवा खोटे, खरे खोटे, खरे किंवा खोटे, खरे खोटे, क्रमाप्रमाणे यथाक्रम, शक्तीप्रमाणे यथाशक्ती, नाती गोती वगैरे, नाती गोती, घरदार वगैरे, घरदार, प्रत्येक दिवशी, दररोज। इस तरह से आपको सामासिक शब्द जो एक साथ दिए गए हैं उसका विग्रह आपको बार बार पढ़ के याद रखना है। और इसी विग्रह और सामासिक शब्द से आपको समास पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैसे तो 4 प्रकार समास के हैं, लेकिन हमको इस क्लास में 2 ही समास देखना है। एक है अव्ययी भाव और दूसरा है द्वंद्व। अव्ययी भाव और द्वंद्व, ये 2 समास यहाँ पर हमको इसकी स्टडी करना है। अव्ययी भाव समास जो है ये वाहिद अकेला है, इसके कोई प्रकार नहीं है। लेकिन द्वंद्व के 3 किस्में दिए गए हैं। तो पहले अव्ययी भाव समास देखते हैं हम। इस समास के सामासिक शब्दों की शुरुआत अक्सर उपसर्ग से होती है। अव्ययी भाव समास आपको पहचानना है। जैसे कि यहाँ पर विग्रह और सामासिक शब्द दिया गया, तो इसका समास कौन सा है ये पहचानना है आपको। और 4 प्रकार में से कोई एक प्रकार इसका होगा। तो क्या कहा जा रहा है इसमें कि इस समास के सामासिक शब्दों की शुरुआत अक्सर उपसर्ग से होती है। हमने आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझाया। तो उपसर्ग कहाँ लगता है, शुरुआत शब्द के शुरू में, और प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के आखिर में। जैसे कि यहाँ देखिए, आजन, दर, दररोज, गैर, गैर हज़र, हज़र के पहले क्या लगा, गैर लगा। दर, दररोज, दररोज में रोज़ के पहले क्या लगा, दर लगा। यथाशक्ति, यह भी पढ़े हमने यहाँ पे। देखिए क्या है, यथाक्रम, क्रमा प्रमाणे, यथाशक्ति, शक्ति प्रमाणे। यानी यथाक्रम जो जोड़ शब्द है, इसमें यथा सामने लगा हुआ है, यहाँ पर शक्ति के आगे क्या लगा है, यथा लगा है। ये दोनों भी उपसर्ग है। तो एक बात हमारे ध्यान में आती है, अव्ययी भाव समास में सामासिक शब्द की असल पहचान यह है कि उसमें शब्द के शुरू में ही उपसर्ग लगा होता है, और इसलिए उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। और रही बात विग्रह की, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, ख़ास तौर से मैंने अभी कहा कि विग्रह पता होगा तो ही आप सामासिक शब्द का समास कौन सा है ये बता सकते हैं। यानी कि आपको ये उपसर्ग तो ध्यान में रखना ही है, लेकिन इसके अलावा उपसर्ग सिर्फ अव्ययी भाव समास में आता है, लेकिन उसके साथ ही आपको इसमें विग्रह में कैसे लिखा गया वो आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे यथाशक्ति है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से लिखा गया, शक्ति प्रमाणे, यथाक्रम, क्रमा प्रमाणे,
यानी इधर यथा सामने आ रहा है तो ये कहाँ लग रहा है, प्रत्यय कहाँ लग रहा है, आखिरी में। ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अब नाती गोती है तो हमारे समझ में नहीं आता, हम क्या करते कभी कभी कि नाती आणी गोती ऐसे लिख देते हैं, नाती की वहाँ गोती ये भी लिख सकते, लेकिन यहाँ जो समझाया गया है आपको वही लिखना है। आप देखिए यहाँ पर नाती गोती को इस तरह से लिखा गया, नाती गोती और इसके बीच में क्या दिया गया, कॉमा, नाती कॉमा गोती वगैरह, और आखिर में वगैरह शब्द आया। घरदार, घर कॉमा दार वगैरह, ये वगैरह जिसमें आता है वो अलग अवयव होता है। तो चलिए अभी अब हम अवयभाव समास पढ़ रहे थे, अब आगे देखते हैं। समास पहचानने के लिए उस शब्द का विग्रह मालूम होना चाहिए। मैंने आपको जैसे कभी बताया कि किसी भी सामासिक शब्द का समास अगर मालूम करना है आपको विग्रह के बारे में मालूमात होनी ही चाहिए। अब देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की 3 किस्में हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास में क्या खास बात है, इतरेतर द्वंद्व समास के विग्रह में यह अवयव होते हैं। जिस तरह से अभी देखें हमने अवयभाव समास में उपसर्ग लग के शब्द आता है, लेकिन इतरेतर द्वंद्व समास का जो विग्रह है, विग्रह में आणी और व शब्द रख के आता है। जैसे कि यहाँ पर हमने भाऊ आणी बहिन देखे थे, भाऊ आणी बहिन। आपको अगर पूछा गया भाऊ आणी बहिन का समास क्या है, आपने ध्यान में रखना है आणी आया है क्या, वह है क्या, तो समझ लेना इतरेतर द्वंद्व समास है। दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। इस समास के विग्रह में यह अवयव होते हैं, कौन कौन से, क्यों, अथवा, वा। यानी अभी क्या देखे हमने, सुख क्यों दुख, सुख क्यों दुख, अभी क्यों लग कर आया, तो वह कौन सा शब्द हुआ, वैकल्पिक द्वंद्व समास। अब समाहार द्वंद्व समास, इस समास के विग्रह में यह शब्द होते हैं, कौन कौन से, वगैरह, इतर, इत्यादि। अभी हमने पहले पन्ने पे हमने कुछ इसके उदाहरण देखे थे, लेकिन अभी आपको हम डिटेल में आगे समझाएंगे। चलिए, अव्ययभाव समास के विग्रह में यह शब्द आते हैं। अभी हमने अव्ययभाव समास में बताया था कि उसके सामासिक शब्द हमेशा उपसर्ग लग के आते हैं, लेकिन उसके विग्रह में शिवाय, प्रत्येक, प्रमाणे, ये 3 प्रकार के शब्द रख के आते हैं। अब हम यहाँ पर सामासिक शब्द को देखेंगे। पहले हम देखते हैं अव्ययभाव समास के उदाहरण। ये देखिए यहाँ जितने भी शब्द दिए गए हैं इसमें क्या दिख रहा है आपको, शुरू में उपसर्ग लगा है, जैसा यथाक्रम, घरो घरी, गैर हजर, प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रति मास, गावो गावी, घड़ो घड़ी, बिना शर्त, आजन्म, बिंदास्त, बिना परवानगी। अब यहाँ क्या लिखा है, यथाक्रम सामासिक शब्द, उसका विग्रह क्या होगा, यथाक्रम क्रमाप्रमाणे, घरोघरी प्रत्येक घरी, गैर हजर हजेरी शिवाय, प्रतिदिन प्रत्येक दिवस। ध्यान रखें आप, प्रति का मतलब अर्थ यहाँ पर क्या है, प्रत्येक, यथाशक्ति शक्ति प्रमाणे, जहाँ यथा लगा है तो उसका विग्रह करते समय प्रमाणे लगाना चाहिए। प्रतिमास प्रत्येक महीना, गावो गावी प्रत्येक गावी, यानी गावो गावी हर गांव में, प्रत्येक गावी, घड़ो घड़ी हर वक्त, प्रत्येक घड़ी, बिना शर्त शर्ती सिवाय, आजन्म जन्मापासून, बिनधास्त धास्ती शिवाय, बिना परवानगी परवानगी शिवाय। ये उदाहरण हो गए थे अव्ययभाव समास के। अब हम देखते हैं यहाँ पर और उदाहरण है द्वंद्व समास के। देखिए अब इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण देखिए, उसमें आणे और वह लग के आता है। यहाँ पर देखिए आपको ये सामासिक शब्द दिया हुआ है, पशु पक्षी, उन्हाळा पावसाळा, भीमा अर्जुन, विटी दांडू, देव दानव। लेकिन इसको आपको विग्रह इस तरह से याद करके रखना है। क्या है देखिए, पशु पक्षी, पशु आणि पक्षी, उन्हाळा पावसाळा, उन्हाळा आणि पावसाळा, भीमा अर्जुन, भीम आणि अर्जुन, विटी दांडू, विटी आणि दांडू, देव दानव, देव आणि दानव, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, स्त्री आणि पुरुष, जाई जुई, जाई यानी जुई। तो ध्यान रखें इसमें कभी भी क्यों नहीं लगाना, इसको आपको ऐसे ही पढ़ना है।
और यहाँ जो उदाहरण मैंने दिया हूँ हमारे पाठ्य पुस्तक में क्या है, आपको जो मराठी के नोट्स दिए उसी नोट्स में के उदाहरण में यहाँ लिखे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्यों अलग क्या है यहाँ पे। क्यों क्या कहा था हमने, पहले तो हो गया इतर इतर द्वंद्व समास, आनी लगा है तो आनी और वह लगा है तो, लेकिन क्यों जिसमें लगता है वो कौन सा समास होता है, वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो देखिए दोन किंवा तीन, दोन तीन। अब ये क्या है बेटा बताइए, यहाँ पर यहाँ क्या दिख रहा है, एक ही अक्षर है, यहाँ कितने तीन अक्षर है, ये क्या हो गया विग्रह, ये विग्रह ऊपर का। हाँ और ये क्या हो गया समास, ये समास। चलिए दोन तीन, दोन किंवा तीन, बरे वाईट, बरे किंवा वाईट, चांगले वाईट, चांगले किंवा वाईट, धर्माधर्म, धर्म किंवा अधर्म, सत्यासत्य, सत्य किंवा असत्य, सत्यासत्य। यहाँ पर सत्य सत्य दो दिख रहा है, लेकिन पहला सत्य सच है, दूसरा सत्य का बीच में अ लगा हुआ है जिसका अर्थ होता है असत्य। असत्य के माने झूठ, सत्यासत्य, सत्य किंवा असत्य, धर्माधर्म, धर्म किंवा अधर्म। यहाँ पे क्यों लगा है, आपको बार बार ये पढ़ के दोन किंवा तीन, दोन किंवा तीन इस तरह से पढ़ के विग्रह को और सामासिक शब्द को ध्यान में रखना है एग्ज़ाम के लिए। उसी तरह से अब अगला देखिए, अभी हमने पहले आनी था, बाद में क्यों देखे, अब है वगैरह लगे हुए शब्द है यहाँ पर। अब ये कौन सा समास होता है, ये होता है समाहार द्वंद्व समास। देखिए चिल्ली पिल्ली, चिल्ली पिल्ली वगैरह। अब यहाँ पे हर एक के बीच में कॉमा लगा है, हाफ कॉमा देख रहे हैं ना आप, ध्यान रखें। चिल्ली पिल्ली वगैरह, मूले बाड़े वगैरह। अब मूले बाड़े पढ़ते तो कभी कभी क्या होता है कि हम मूले क्यों मूले आनी बाड़े ऐसे लिखते हैं, लेकिन पढ़ने में पता नहीं चलता, लेकिन लिखने में आपको ऐसे ही लिखना है, यह ध्यान रखें। नदी नाले वगैरह, पाला पाचोड़ा वगैरह, अन्न पानी वगैरह। कभी कभी अन्न आनी पानी ऐसा भी लिख देते लिखने वाले, लेकिन वो गलत। केर कसरा वगैरह, भाजीपाला वगैरह, घरदार वगैरह। ये जो हमने यहाँ पे अभी उदाहरण देखे, ये 1 2 3 ये हो गए द्वंद्व समास के तीन उदाहरण, तीन किस्म के तीन उदाहरण। पहला इतर द्वंद्व, दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व, तीसरा समाहार। और यहाँ जो देख रहे हैं हमने, ये क्या हो गया सामासिक शब्द। इसमें शुरू में क्या लगा होता है, उपसर्ग बाकी किसी भी समास में लगा हुआ नहीं होता। और तो इसका आप खासतौर से ध्यान रखें। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि विग्रह से सामासिक शब्द बनता, और सामासिक शब्द से शब्द को दोबारा जब अलग अलग किया जाता तो वह विग्रह बनता। और दोनों प्रश्न परीक्षा में सामासिक शब्द का समास पहचानने को कहा जाता है, और कभी कभी विग्रह देकर समास पहचानने को कहा जाता है। इसलिए समास पहचानने के लिए कौन सी चीज़ मालूम होनी चाहिए आपको, समास पहचानने के लिए उस सामासिक शब्द का विग्रह मालूम होना ही चाहिए। इस बात को खास तौर से ध्यान में रखें। ये टॉपिक यहीं ख़त्म हो रहा। ये सारी बात जो कुछ मैंने पढ़ाया आपको, ये मराठी के नोटबुक में पेज नंबर पे दिया हुआ है, उसको देखकर अच्छी स्टडी करें और ध्यान में रखें।